नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाराबंकी के रामनगर स्थित प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करके पूजा अर्चना की। इसके बाद से उन्होंने कॉरिडोर का आधारशिला भी रखा और साथ ही आयोजित जनसभा में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत वाली 42 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग प्रदेश की सियासत के विरोधी हैं, वही विकास की भी सबसे बड़ी विरोधी हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति हमेशा उदासीन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस लूट करने वाली और समाजवादी पार्टी डकैती डालने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। हेलीपैड से लेकर मंदिर और जनसभा स्थल तक बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक भी की। ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है। याद रखना, इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर कर दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने, यही काम तो किया था देश की इसी गुलामी से मुक्त करने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए महाराजा बिजली पासी ने। यही तो योगदान दिया था महाराज सोहेलदेव ने, यही तो योगदान दिया था महाराणा प्रताप ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। आज हम स्मरण करते हैं इसलिए क्योंकि देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। और ये मेरी सरकार का सौभाग्य है, हमारी सरकार ने महाराज सोहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में उसी स्थान पर बनाया है जहां पर महाराजा सोहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद को मारा था। उसकी पूरी सेना के साथ उसको चकनाचूर किया था। उसी स्थान पर हमने भव्य कॉरिडोर बनाया है, भव्य कॉरिडोर महाराजा सोहेलदेव। नगर कोतवाली क्षेत्र में चिंटू बाबा मंदिर के पास शनिवार को एक टायर की दुकान में अचानक से ही शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई और घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों की भारी भीड़ भी तुरंत ही जुट गई। इसके बाद से स्थानीय लोगों ने तुरंत ही आग बुझाने का प्रयास किया और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने तक दुकान में रखे टायर, ट्यूब और अन्य सामान पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा लिया है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से बिजली उपकरणों और वायरिंग की नियमित जाँच कराने और सावधानी बरतने की अपील की है। मेरी दुकान है टायर पंचर की, तो हम 8 बजे दुकान बंद किए। घर पहुंच रहे थे, मेरा घर घुसियाना है, रानी बाजार के आगे थोड़ा महारानीगंज घुसियाना पे। तो घर पहुंचे, जैसे बगल में फ़ोन आया भैया का, जिम वाले भैया का, कि तुम्हारे बगल में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है, आ रहे हैं हम तुरंत। तो बोले कि आग लग गई। जैसे 10 मिनट हुआ था घर पहुंचे, जैसे फ़ोन आया मेरे पास, वहाँ से आए तब तक देखे यहाँ पूरी दुकान में आग लग गई। तो सारे पुराने टायर थे कि नए टायर भी? सेकंड हैंड टायर था। तो ये आग कितने बजे लगी है?
आग लगभग 8 बजे लगी। फायर ब्रिगेडर कितनी देर में आया है? फायर ब्रिगेड लगभग 40 से 50 मिनट। टाइम से आ गया था? नहीं, टाइम से नहीं आया। टाइम से नहीं आए हैं। पूरा जल रहा है। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख का नुकसान के करनालगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों की पहचान रोशनलाल, शिव कुमार और चुनमुन के रूप में हुई है। इसमें रोशनलाल पर 66 मुकदमे, शिव कुमार पर 20 और चुनमुन पर 27 मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि करीब 5 दिन पहले इन्हीं बदमाशों ने चोरी चौराहे पर सराफा की 2 दुकानों का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस लंबे समय से इनकी तलाशी कर रही थी और मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से शिव कुमार और चुनमुन घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये कार्रवाई पारसपुर, कर्नलगंज और खरगुपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ बालपुर और कर्नलगंज के बीच हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज रात को थाना कर्नलगंज क्षेत्र में थाना कर्नलगंज पुलिस, खरगुपुर पुलिस एवं थाना परसपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 अंतर जनपदीय शातिर चोरों जो है इसमें गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। उनके अतिरिक्त एक अन्य बदमाश रोशनलाल, कुल 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इन तीनों के कब्जे व निशानदेही से अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिलें तथा चोरी के आभूषण सोने व चांदी के बरामद हुए हैं। इन तीनों बदमाशों के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर करीब 1 हफ्ते पूर्व थाना कर्नलगंज क्षेत्र के चौरी चौराहे के पास रात को 2 सोनारों की शटर काट के चोरी की गई थी तथा इसके कुछ दिन पूर्व थाना खरगुपुर में ही ऐसे ही एक सोनार के यहाँ शटर काट के चोरी की गई थी और ऐसे ही चोरी इनके यहाँ परसपुर थाना क्षेत्र में भी की गई थी। इन तीनों से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि इनके विरुद्ध, रोशनलाल के विरुद्ध करीब 46 मुकदमे विभिन्न गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इसी प्रकार शिव कुमार के विरुद्ध और जो दूसरा बदमाश घायल हुआ है चुनमुन चौहान, उसके विरुद्ध भी कुल क्रमशः 20 एवं 27 मुकदमे चोरी, लूट आदि गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं और अभी पिछले महीने ही ये जेल से छूटे हैं। उसके उपरांत पुनः इनके द्वारा घटनाएं कारित करनी शुरू कर दी गई। अंतर जनपदीय गिरोह है। ये मूल रूप से थाना विशेषरगंज, जनपद बहराइच के ये निवासी हैं और इनके द्वारा बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा आदि विभिन्न जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं की जा रही हैं। इस प्रकार से दोनों बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं और तीसरा बदमाश गिरफ्तार हुआ है और इन तीनों के विरुद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। वहीं सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते हिंडन नदी उफान पर आ गई है। सुंदरपुर शंखभारी मार्ग स्थित हिंडन नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ने से कई गांव के संपर्क टूट गए हैं। तेज बहाव के कारण क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। नदी के उफान पर आने की सूचना के बाद से बड़ी संख्या में लोग हालातों को देखने के लिए मौके पर पहुंचे। वहीं कुछ ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफानती नदी पार करने को मजबूर नजर आए। इससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा के इंतजाम करने और नदी पार करने से रोकने की मांग की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि उफानती नदी को पार करने का प्रयास न करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ये पूरा मामला सुंदरपुर शंखभारी मार्ग स्थित हिंडन नदी का है, जहां पर बारिश के बाद से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सावन मास में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रयागराज पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्गों और प्रमुख शिवालयों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह ने बताया कि प्रयागराज से वाराणसी जाने वाले मार्ग कांवड़ यात्रा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों और पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 30 तारीख से सावन का महीना चालू हो रहा है और ये प्रयागराज से वाराणसी के बीच में कांवड़ यात्रियों का आवागमन होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है जिस पर ट्रैफिक की और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अन्य सभी जो व्यवस्थाएं हैं उसका आकलन करने के लिए आज भ्रमण किया गया है और उसमें जो जहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जहाँ पर सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, उनको स्पेसिफिकली जाकर
फोर्स के साथ जाकर उसको ऑब्जर्व किया गया और वहाँ पे क्या व्यवस्था होनी है, क्या योजना है, उसके अनुसार ब्रीफिंग की गई है। तो उसी के संदर्भ में आज विजिट किया गया है और सभी व्यवस्थाएं अच्छे से रहें, सुचारू रूप से सावन के मास में कावड़ यात्रा हो और किसी भी प्रकार से कावड़ यात्रियों को परेशानी ना आए, इसके लिए ये पूर्ण व्यवस्था कराई जाएगी और सुरक्षित रूप से यह पर्व का आयोजन हो, इसको सुनिश्चित। गोवा के कुलपहाड़ थाना क्षेत्र में मंदिर परिसर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में पुजारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुजारी के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके साक्ष्य जुटाए और पुजारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जाँच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला कुलपहाड़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये आप लोग को अवगत कराना है कि कुलपहाड़ थाना क्षेत्र के बिलाताल चौकी के अंतर्गत ये जयपुर में दूरस्थ स्थान पे एक छोटा मंदिर है। यहाँ पर एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर हम लोगों ने आकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इसमें प्रारंभिक रूप से जो तथ्य संज्ञान में आए हैं उसमें इनकी पहचान उदित नारायण मिश्रा पुत्र स्वर्गीय चंद्रभान मिश्रा के रूप में हुई है। ये मूलतः हमीरपुर के रहने वाले थे, लेकिन 15-16 साल से यहीं बेलाताल में रह रहे थे। घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, हम लोग उनको डेवलप करेंगे। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और शीघ्र ही घटना का नापतोल किया जाएगा और जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। पुजारी में कोई निशान वगैरह भी किसी? देखिए कुछ निशान हैं, सर में चोट है। अब शेष जो है कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जो भी फैक्ट आ रहे हैं उन पे जानकारी की जा रही है और इसको शीघ्र डेवलप किया जाएगा। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब शारदा शहर खंड नहर में एक बोरे में बंधा अज्ञात युवक का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरे को बाहर निकलवाकर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार शव लोहे की जंजीर और ठोस पत्थरों से बंधा हुआ था और शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसे हत्या करके शव को नहर में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और वहीं एसओजी टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की पड़ताल की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला जामू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वही खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर वजीरगंज थाना क्षेत्र में 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग की, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गया है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई है और वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 18 जुलाई 2026 को जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बच्चे के पिता से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें बनाई गई थी। मुखबिर की सूचना पर आंवला रोड पर कुंवर गांव चौराहे के पास अभियुक्त को घेर लिया गया। अभियुक्त की तरफ से फायर हुआ, जिसमें एक सिपाही घायल हुआ है तथा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर पर गोली लगी है। आवश्यक विधि। वहीं मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। साथ ही गोली चलने की भी बात सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पथराव और फायरिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है। आरोप है कि पूर्व प्रधान के पक्ष की ओर से ईंट पत्थर और गोलियां चलाई गई और इस घटना से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला है। पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं थाना भोगांव पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। के किशनी तहसील क्षेत्र में ग्राम में जमीनी विवाद को लेकर मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित भगवान दयाल ने जिलाधिकारी से शिकायत करके आरोप लगाया है कि नक्शा संशोधन का मामला
अदालत में लांबित होने के बावजूद भी विपक्षी राम सिंह विवादित भूमि पर निर्माण काम कर रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने जिला अधिकारी से मुकदमे का निस्तारण तक विवादित भूमि पर तत्काल निर्माण से रोक की मांग की है। भगवत दयाल का यह भी आरोप है कि विपक्षी राम सिंह की नियमों को ताक पर रखकर ग्राम प्रधान और लेखपाल की मिलीभगत से आवासीय पट्टा आवंटित किया गया है। पीड़ित और उनके भतीजे अरविंद का कहना है कि वो न्याय की मांग को लेकर लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ितों का आरोप है कि कार्रवाई न होने से विपक्षी के हौसले बुलंद है और वो प्रशासन को चुनौती देते हुआ लगातार निर्माण कार्य करा रहा है। फिलहाल अब सभी की नजरें जो है प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ये मेरा खेत है 3 बीघा, ग्राम कुमाल और तहसील किस्मी मैनपुरी में। उस खेत पे अवैध कब्जा हो रहा है। अब पात्र व्यक्ति को एक पट्टा दिया गया है प्रधान और लेखपाल द्वारा, वह मेरे खेत पे जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। मैं उनको रोक रहा हूँ। मैंने थाने में भी कंप्लेन करी है और मैंने डीएम साहब को भी 4 दिन पहले पत्र दिया था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पर वो मैं 100 नंबर पे भी फोन करता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ तो पुलिस रोक जाती है, पर जैसे ही जाती है पुलिस तो वो दोबारा से काम शुरू कर देता है। इसके पास 30 बीघा जमीन, 3 मंजिल घर बना हुआ है पक्का, 2 मोटरसाइकिल हैं इसके पास, फिर भी वो मेरे खेत के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने आज पत्र दिया है। इस पत्र में मैंने कहा है कि मेरा काम उनका काम तब तक रुकवाया जाए जब तक मेरे खेत की नपत ना हो जाए। मेरा नक्शा सुधार डला हुआ है माननीय न्यायालय में, वो हो जाए मेरा। उसके बाद मेरी खेत की नपत होने के बाद अगर कुछ निकलता है तो वो अपना ले ले, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक के लिए मेरा काम रोका जाए। और वो यही कह रहे हैं कि हम अभी जांच कर रहे हैं, जांच करके बताएंगे। पर ये है कि काम बोल देते हैं कि काम रुकवा देंगे, पर वो काम फिर भी कर रहा है। लेखपाल भी गए हैं एक बार डीएम साहब के कहने पे काम रुकवाने, काम उन्होंने रोक भी दिया था, पर जैसे ही वो चले जाते हैं फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं। वो दबंग। वहीं अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से हरियाणा मार्ग की 40 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की है। इसके बाद से जीआरपी के अनुसार आरोपी रेलवे स्टेशन के रास्ते शराब की तस्करी करने की फिराक में थे, तभी चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। जीआरपी अधिकारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अपराध और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वहीं पीलीभीत के माधोटंडा पीलीभीत मार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया का धीमी गति से चल रहा कार्य अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। शनिवार को हुई कुछ घंटों की बारिश ने निर्माण कार्य की तैयारियों की पोल खोल दी है। बारिश के बाद से रसूखदारपुर जमुया समेत कई जगहों पर बनाए गए डायवर्जन मार्ग जलमग्न हो गए हैं, जिससे आवागमन प्रभावित रहा है। बाइक सवारों को पानी भरे रास्तों से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ा। खटीमा मार्ग पर सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस के सामने और लोधीपुर के पास बने डायवर्जन मार्ग की स्थिति भी बेहद ही खराब रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोधीपुर में पुलिया निर्माण कछुआ गति से चल रहा है, जिससे मानसून के दौरान आवागमन पूरी तरह से बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि डायवर्जन मार्ग पर केवल मिट्टी डालकर औपचारिकता व्यवस्था की गई है। मार्ग ऐसे में गर्मी में यहाँ पर धूल के गुबार से वाहन चालकों को परेशानी होती है, जबकि बारिश में यही मार्ग कीचड़ और जलभराव में तब्दील हो जाता है। नियमित पानी का छिड़काव और मार्ग का रखरखाव भी नहीं किया जा रहा है, जिससे आए दिन दुपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निर्माण कार्य में तेजी लाने, डायवर्जन मार्ग को सुरक्षित बनाने और पुलिया का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है, ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। 2024 में जो बाढ़ आई थी उसमें पीलीभीत माधोटंडा मार्ग पर जितनी भी पुलिया थी वो सभी क्षतिग्रस्त हो गई थी और यहाँ सारे जो पुलिया थी वो बह गई थी। माधोटंडा करीनगर क्षेत्र का संपर्क पीलीभीत से टूट गया था। क्षेत्र के तमाम लोगों ने और हमारे द्वारा लगातार लिखित मौखिक रूप से हर तरह से शासन प्रशासन को इन पुलियों के निर्माण के लिए बताया गया और मांग पत्र सौंपे गए। उसके बाद लगातार कई बार हम लोगों ने मांग पत्र सौंपे। उसके बाद 2 वर्ष बाद इन पुलियों को लेकर प्रस्ताव बनाए गए। हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कहा गया कि हमने
जल्द काम शुरू कर देंगे, हमने प्रस्ताव बना के भेज दिए हैं। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद इन पुलियों पर काम शुरू हुआ और जो कार्यदायी संस्थाएं थी उनकी लेट लतीफ़ी रही और विभाग के द्वारा भी कोई उन पर प्रेशर या दबाव नहीं बनाया गया, जिस कारण इन पुलियों पर लेट काम शुरू हुआ। और लेट काम शुरू होने के बाद भी बहुत धीरे काम इन लोगों ने किया। यही कारण रहा कि बरसात से पहले ये पुलियाँ नहीं बन पाई और अभी तो उस तरह की बारिश भी नहीं हुई है। हल्की बारिश में ही इनके जो इन्होंने पुलिया के पास में जो इन्होंने बाईपास जो बनाई थी सड़कें, वो सड़कें भी पूरी तरह से सही नहीं हैं, वो ज़मीन से नीची हैं, जिस कारण वहाँ पर जलभराव हो रहा है। क्षेत्र के तमाम बच्चों को जो पढ़ने के लिए पीलीभीत जाते हैं, उनकी बसें आती हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, जो कि हमने वीडियो के माध्यम से अपने सोशल मीडिया पर भी आज की वीडियो डाली। बागपत की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब चर्चित भट्टा व्यवसायी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भट्टा एसोसिएशन के महामंत्री विक्रम सिंह राणा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली। नई दिल्ली स्थित 25 तुगलका रोड पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। विक्रम सिंह राणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और भट्टा उद्योग का प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। आरएलडी नेताओं ने इसे उनके घर वापसी बताया है और ऐसे में राणा पहले आरएलडी से जुड़े थे, लेकिन साल 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह के करीबी नेताओं में गिना जा रहा था और ऐसे में उनकी आरएलडी में वापसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि आगामी चुनावी समीकरणों पर इसे फैसले का बड़ा असर पड़ सकता है। आरएलडी का दावा है कि विक्रम सिंह राणा के साथ बड़ी संख्या में समर्थकों के जुड़ाव से संगठन को मजबूती मिलेगी। वहीं बागपत में भगवान श्री कृष्ण पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में हिंदू युवा विहीन के कार्यकर्ताओं ने बड़ौद नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया और संगठन का आरोप है कि इटावा के मौलाना अंसारी द्वारा की गई कथित टिप्पणी से सनातन धर्मावलंबियों को धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। हिंदू युवा विहीन के जिला प्रभारी आलोक शास्त्री ने कहा कि किसी भी धर्म, देवी देवता या फिर महापुरुष के प्रति अपमानजनक टिप्पणी सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन से मामले में विधि के अनुसार कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आलोक शास्त्री के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ता बड़ौद नगर कोतवाली पहुंचे और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले में तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। आज हिंदू युवा वाहिनी जनपद बागपत के कार्यकर्ता एक इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी, जिसने भगवान श्री कृष्ण के बारे में अभद्र टिप्पणी करके कहा कि एक गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण नमाजी बताया गया, उसी के विरोध को लेकर के आज हम थाने पर पहुंचे हैं। यह एक सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंची है और यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं जर्जिस अंसारी से मुताबिक होकर के शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। इस विषय पर आए और मुझसे जनपद बागपत में आकर के शास्त्रार्थ करे, मैं उसको चुनौती देता हूं भरे मंच से। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीतापुर दौरे के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद राकेश राठौर के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कानून व्यवस्था, पेपर लीक, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय ने कहा कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। कांग्रेस ने हाल ही के दिनों में प्रदेश में हुई विभिन्न घटनाओं का भी जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अब कांग्रेस के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष की प्रक्रिया का इंतजार है। भाइयों, साथियों, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश राठौर जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आज मैं सीतापुर आया हूँ। सीतापुर के बारे में जो जानकारी मिली, यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से लोगों के घरों को गिरा रही है,
लोगों के बशिंदों को तोड़ रही है। स्कूलों को, जो कॉलेजेस हैं, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करने पर सरकार आमदा है। जैसा आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल कॉलेज तो बनवा नहीं रही, लोगों के घर बनवा नहीं रही, यूनिवर्सिटीज बनवा नहीं रही। यूनिवर्सिटीज के अब जौहर विश्वविद्यालय को देख लीजिए, आजम खान साहब से आपकी दुश्मनी होगी, विश्वविद्यालय से दुश्मनी कौन सी है भाई? उसको आप तोड़ रहे हो, 38 उसके भवन को गिरा रहे हो, कह रहे हो कि नहीं वो बिना नक्शे के पास है। जबकि 2005 में वो जो सिंघम खेड़ा गांव है, वहां पर 2005 में बनी है ये यूनिवर्सिटी, 2024 में वो विकास प्राधिकरण के तहत आया है। कैसे आप तोड़ सकते हैं? नक्शा तो 24 के बाद, जब जो गांव आएगा 24 के बाद के नक्शे न पास होंगे, 2005 के बाद किसे बात कर रहे हैं? वहीं बदायूं के हजरतपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा मार्ग शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रक से 30,000 बोतल अवैध शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जाँच में पुलिस शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि शराब की खेप कहाँ से लाई गई थी और किस स्थान पर पहुंचाई जानी थी। पुलिस ने बरामद शराब और ट्रक को कब्जे में लेकर मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र से एक बेहद ही संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर राजाजीपुरम स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 4 साल की नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप स्कूल वैन चालक पर लगाया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान गिरीश मिश्रा के रूप में हुई है, जो स्कूल वैन चलाता था और छात्रा को प्रतिदिन घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने का काम करता था। आरोप है कि इसी दौरान उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। छात्र का आरोप अस्पताल में चल रहा है। इलाज के बाद से मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों को छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयासों के संकेत मिले। इसके बाद से परिजनों ने तालकटोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तालकटोरा थाना क्षेत्र में नर्सरी में पढ़ने वाली एक 4 वर्षीय बच्ची, जिसके पिता उसको स्कूल डेली छोड़ते थे, पर वो स्कूल से एक वैन से लौटती थी। 17 तारीख को वैन चालक द्वारा रास्ते में उसके साथ छेड़खानी और दुराचार की कोशिश की गई। यह जानकारी उसने घर वालों को आकर के दिया। घर वाले के तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत किया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया और आरोपी गिरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।